हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो अभी एग्जामिनेशन हुई थी 29 मई को। उसी क्वेश्चन पेपर को मैं इस वीडियो के अंदर में सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, क्वेश्चन किस टाइप में पूछे गए थे, क्वेश्चन मॉडरेट थी, हाई थी या लो लेवल थी या इजी लेवल थी, या इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शन ए में कंप्लीट करने वाला हूं। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो उसकी पार्टीशन मैं बना दूंगा, पार्ट बी में आपको सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और जो नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन जो किस टाइप में पूछे गए थे एमयू के अंदर में। तो क्वेश्चन क्या होता है, एमयू के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना हाई पूछे जाते हैं ना लो लेवल पूछे जाते हैं, हमेशा मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमयू के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 12th लेवल से आते हैं, और कुछ ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलती है, तो ज़्यादा यहाँ पर उतना हाई लेवल क्वेश्चन होता नहीं है। लेकिन हाँ, इस वजह मैं क्वेश्चन मैंने देखा, इसमें एनालाइज किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, बैठ कर क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसमें टाइम लगती है बच्चों के, और मुझे भी टाइम लगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे थे उनकी टाइम लगी होगी, और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था वो काफ़ी ईजी था, काफ़ी अच्छा था। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में, कितने कट ऑफ जाने वाली है ओबीसी का, जनरल का, SC ST का और इंटरनल वाला स्टूडेंट का। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक बात करना। तो पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन एटम। तो ऑप्शन ए के अंदर जो पूछा गया है 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस एट STP, ऐसा ऑप्शन बी में दे रखा है, सी में दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखना है, ये सब कैलकुलेट करोगे, सबसे हाईएस्ट जिसका एन आइटम आएगा वही ऑप्शन होगा। देखो 22.4 लीटर ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP 1 मोल पे होता है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है, मतलब कि N2 गैस की बात कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ N2 एवोगैड्रो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर N2 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1N निकालना है, तो N2 मतलब ये हो गया कि सिंपल ये है 2N है, तो 1N जो होगा वो एवोगैड्रो होगा, तो 2N क्या होगा, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ऑप्शन बी में जो है आपको सिंपल ये देखने को मिलेगा। इस तरह ऑप्शन सी भी है, यही ऑप्शन आपको सी में भी देखने को मिलेगा और डी में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए का सबसे हाईएस्ट एन एटम देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल कोलाइड। देखो नेचुरल कोलाइड जो होता है वो ब्लड का ही बोलते हैं, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 3rd नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये आपका रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन से आपको बताना है इफ H+ कंसंट्रेशन इज डबल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, जो आपको दे रखा है। सिंपली ये नन्स इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेसिक ये है, ये आपका रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, इसमें जो N होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब नन्स इक्वेशन क्या होता है, E = E0 - 0.0591 अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ओके, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Mn+2 है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन MnO4- है। ओके, यहाँ पर N5 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन देखने को मिल जाती है। अब क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ पर देखो कि आदि, हाँ, इफ H+ कंसंट्रेशन इज डबल, अगर हम डबल करेंगे कंसंट्रेशन को, यहाँ पर डबल नहीं था, H+ को यहाँ पर सिंपली हम डबल करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन देख रख सकते हो, H+ को हमने डबल किया, डबल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये सिंपली आपको ये इक्वेशन जनरेट होगा, इसी को हम बोलेंगे सेम ये वाला है, इसी को हम E1 पुट करेंगे। अब यहाँ पर एक बार अच्छे से देख सकते हो, मैंने अच्छे से कैलकुलेट किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद 0.059/5 × N × log 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो E1 E2 जो आएंगे आपस में वो इंक्रीज करेंगे, E2 जो इंक्रीज करेगा किससे, 28.51 मेगावोल्ट से। इसका ऑप्शन जो होगा सिंपल ए करेक्ट हो जाएगी। सिंपली था, इसमें इंक्रीज की बात कर रहा था, डिक्रीज की बात कर रहा था, इसलिए हमने इक्वेशन 1 किया, इक्वेशन 2 किया। फर्स्ट में नॉर्मल मैंने रखा E1 के लिए, सेकंड में क्या कर डबल कर, क्वेश्चन पूछ रहा था डबल मैंने कर दिया, और डबल करने के बाद हमारा E2 इक्वेशन मिला, और उसको हम दोनों को कंपेयर किया तो मालूम चला वो इंक्रीज कर रही है। 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, Zn से Zn+2 C1 दे रखा कंसंट्रेशन। ओके, और Zn+2 से Zn में जा रहा, मतलब कि Zn से हम Zn+2 में जा रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन आपको दे रहा C1, और Zn+2 से Zn में जा रहे हैं, इसका मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, फॉर दिस सेल ΔG इज नेगेटिव,
अब यहाँ पर डेल्टा जी हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर देखो सिंपली वही है, Zn से Zn+2 मतलब C1 है, एनोड पे काम किया ऑक्सीडेशन, Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया, कैथोड पे काम हुआ रिडक्शन मतलब C2 हो गया। सिंपल आपको नंस्ट इक्वेशन पे आपको सारे वैल्यू को पुट करने हैं। ई सेल इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन आप किसका, प्रोडक्ट का हो जाएगा अपॉन रिएक्टेंट का हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है, सिंपल बस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट की बात ये है, क्वेश्चन पूछा गया था डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पता है कि डेल्टा जी जो होता है -NFE सेल होता है। अब यहाँ पर देखो, जब डेल्टा जी नेगेटिव होने की जो ई सेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, बेसिक पॉइंट यही है। तो यहाँ पर ई सेल जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई सेल पॉजिटिव के लिए सिंपल आप देख सकते हैं, इसको हमने नॉर्मल साइड में रखा, कांस्टेंट माना, चलो नॉर्मल रख देते हैं। ई सेल इक्वल टू लॉग C1 अपॉन C2। अब ये क्या करेगा, ई सेल पॉजिटिव होगा मतलब कि 0 से ग्रेटर होगा, तो हमने सिंपल 0 से ग्रेटर कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब लॉग है, अब लॉग को हम उधर रखेंगे, मतलब राइट साइड लेके जाएंगे लेफ्ट से, तो ये आपको यहाँ पर देख सकते 0 जो होगा लॉग 10 के पावर 0 हो जाएगा। किसी के पावर 0 होता है तो 1 होता है। सिंपल यहाँ पर C2 जो होगा C1 से ग्रेटर होगा, तभी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगा। इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी, C2 ग्रेटर देन C1। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन की पूछा गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस 3A प्लस B 2C प्लस D, मतलब कि 3A से B दोनों को, 3A और B दोनों ऐड होगा कि 2C प्लस D बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट हो रहा है 3A प्लस B, प्रोडक्ट बन रहा है 2C प्लस D। ओके, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनिशियल मोल ऑफ B इज डबल ऑफ A, मतलब कि इनिशियल मोल जो B है वो डबल है किसका, A का है। ओके, एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ ए और सी इक्वल है। देखो इक्विलिब्रियम पे ए और सी क्या है, इक्वल है। हम छोटा सा हम इसको बेसिक से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और आपको निकालना है क्या है, सिंपल क्या निकालना है आपको, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ बी, मतलब सिंपल आपको यहाँ पर आपको बी का निकालना है। ओके, ये आपको क्या है, रिएक्शन से। ओके, समझ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक से हम समझाते हैं कि जब हम रिएक्टेंट को स्टार्टिंग टाइम में हम जब रिएक्शन में लगाते हैं लैब के अंदर में, तो स्टार्टिंग टाइम में तो जितना क्वांटिटी हम लेते हैं उतना ही होता है। तो इसको ए और ए, प्रोडक्ट हमारा वहाँ उस टाइम तो बनेगा नहीं, तो 0 0। जैसे हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो कुछ रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी होता है वो घट जाती है, वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। जैसे वो घटती है तो डिसअपियर होता है, तो वहाँ पर माइनस आ जाती है। अब 3x का मतलब ये हो गया कि इसे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, इसलिए 3x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। यहाँ पर अपीयर हो रहा है मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, 2s प्लस x हो जाएगा। ओके, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि स्टार्टिंग टाइम में तो हमारा ए था, जैसे ही हमने रिएक्शन लगाया वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने लगे और वो प्रोडक्ट बनने लगे। अब कितने मॉलिक्यूल बनने लगे, 3x बनने लगे थे, तो ए में से 3x माइनस कर देंगे क्योंकि मॉलिक्यूल जो थे वो बनने लग रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी वो घटने लगती है, तो वहाँ पर माइनस करेंगे ना, तो मैंने माइनस किया। ओके, यहाँ पर 2x बन रहा है, x बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था इक्विलिब्रियम पे a और c क्या था, इक्वल है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे a और c इक्वल है, इसका मतलब a कितना है इक्विलिब्रियम पे, a माइनस 3x, और c कितना है इक्विलिब्रियम पे, 2x है। हमने किया, यहाँ पर देख सकते हो हमने उसी वैल्यू को पुट किया। अब x की वैल्यू आ गई a/5। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा इनिशियल मोल ऑफ बी इज डबल ऑफ ए का डबल है। ओके, ठीक है, तो इनिशियल मोल जो ऑफ बी का है वो डबल है किससे, ए का है। इसका मतलब जो ए है हमारा 2a के बराबर है। अब ए क्या था, सिंपल हमारा बी का ए था, तो बी तो डबल था ना इनिशियल से, तो इसलिए हमने दुगुना कर दिया। ओके, ठीक है, चलो अब हमको निकालना था परसेंटेज ऑफ बी डिसोसिएशन निकालना था। तो इसको सिंपली आप इसको फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मोल बी रिएक्टेड, कितने मोल बी रिएक्ट किए हैं, तो यहाँ पर x मोल बी रिएक्ट किए हैं, तो मैंने यहाँ पर x किया, ठीक है। ओके, इनिशियल मोल ऑफ बी कितना है, स्टार्टिंग में तो a था लेकिन वहाँ पर डबल कर दिया है, तो डबल करके 2a हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितना है, a/5। सिंपली सारे वैल्यू को पुट करोगे और इनटू 100 से मल्टीपल करोगे, 10% देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मेनी फराडे आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2Mn+2। सिंपली ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि MnO4
माइनस से Mn+2। ओके ठीक है। अब यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होंगी, +7 हो जाएंगे, आप खुद निकाल देना क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 × 2 -2, तो 4 × -2 = -8, और -8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, +7। आप खुद एक बार कैलकुलेट कर लेना। और ये +2 है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपल 7 में से -2 जाएगा डिफरेंस, तो 5 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगी। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखा है। ओके, इक्विलिब्रियम प्रेशर वाज फाउंड, आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है 3 atm, टेम्परेचर दे रखा है, केपी निकालना, बेसिक है, ज़्यादा आपको इसे कैलकुलेट तो और भी मतलब मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली मैं इजी में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपको क्या दे रखा है, रिएक्शन दे रखा है। ओके ठीक है, आपको केपी निकालना, केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, तो यहाँ पर हम गैस का निकालते हैं हमेशा, तो अमोनिया गैस है और CO2 गैस है, इसको हम निकालेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्रेशर का 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 का हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का, टोटल केपी जो आएंगे वो 4 आ जाएंगे। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विथ ए वायरस इज 3.3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स 1। इसका मतलब ये आपको रेट दे रखा है, आपको टाइम निकालना है जिसमें आपको बोल रहा है फॉर द वायरस टू बिकम 75% इनएक्टिवेटेड। मतलब सिंपल ये है कि 75% वायरस इनएक्टिवेटेड हो जाता है तो इनिशियल कितना होगा, 100% होगा। जब 75% इनएक्टिवेटेड हो जाता है तो एक्टिवेट कितना होगा, 25%। तो हम 25% ही कैलकुलेट करेंगे। तो रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, इनएक्टिवेटेड 75% है तो रिमेनिंग कितना बचा, 25%, इनिशियल इतना है। सिंपल आपको फॉर्मूला के बेसिस पुट करना है और आपको देखना है कि ये रिएक्शन जो है केमिकल काइनेटिक्स से है, बट फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है, आपको यूनिट से पहचानना होगा। सेकंड इनवर्स 1 है और सेकंड इनवर्स 1 के मतलब ये हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस है। फॉर्मूला क्या होता है, KT = ln A0/AT। ओके, अब A0 हमारा 100% हो गया और AT हमारा 25% हो गया। इसको आप कैलकुलेट करोगे, टाइम निकालोगे, 70 मिनट देखने को मिल जाएगी। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रिएक्शन आपको दे रखा है A + B प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेट लॉ दे रखा। ओके, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ कंसंट्रेशन A डबल हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर इफ कंसंट्रेशन B मेड 4 टाइम्स, मतलब कि कंसंट्रेशन B 4 टाइम्स हो रहा है तो रेट डबल हो रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B, बताना है, डिसअपियरेंस बताना। सिंपल देखो, हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको समझाते हैं। आपको दे रखा था रिएक्शन। ओके, रेट लॉ आपका ये है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट में क्या बोल रहा था, रेट 4 टाइम्स आपको मल्टीपल हो रहे हैं तो इसी कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। सिंपल, तो जब रेट 4 टाइम मल्टीपल होता है, कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, इसका मतलब 4 = 2 के पावर A, तो यहाँ से A निकल जाएगी, A के पावर 2, मतलब A निकल जाएगी, A = 2। ओके, सेकंड में कंसंट्रेशन जो है 4 टाइम्स हो रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है। ओके, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है B का, तो रेट आपका दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पर 2 = 4 के पावर B हो जाएगा। सिंपल, तो B जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, अब रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। रिएक्शन क्या दे रखा है, AA + BB = प्रोडक्ट है, तो इसका हम रेट निकालेंगे। तो यहाँ पर -1/A d/dt = -1/B dB/dt। अब कुछ बच्चों को समझ में ये नहीं आएगा कि माइनस क्यों आया। देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो जब भी हमने रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिसअपियर होता है। मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो होता है वो क्वांटिटी को घटने लगती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। तो जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी घटने लगती है तो डिसअपियर होने लगता है, गायब होने लगता है, उसी को हम नेगेटिव बोलते हैं। अगर हम प्रोडक्ट का रेट लॉ लेते तो पॉजिटिव होता, बट हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट का ही काम करना है ना, तो नेगेटिव होगा। अब A की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। B की वैल्यू 1/2 तो 1/2 पुट किया। ओके, सारे हम पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये रिलेशन देखने को मिलेगी। इसका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रही थी। क्वेश्चन थोड़ा इजी थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या था, कैलकुलेशन बेस्ड था, थोड़ा दिमाग टाइम जा सकता था। ठीक है, ओके, तो जो बच्चे जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तेजी से क्विकली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जिस बच्चे की प्रैक्टिस थोड़ा कम है, टाइम लग सकता है, टाइम बर्बाद कर देगा। ओके,
10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फॉर द रिएक्शन ए से बी जा रहे हैं, डेल्टा एच आपको -10 किलो जूल पर मोल दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलो जूल पर मोल दे रखा है। तो आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी तब जब हम रिवर्स करेंगे, जब हम बी से ए जाएंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको बतानी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो सिंपल, ए से बी जा रहे हैं तो डेल्टा एच आपको दे रखा था, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा था। ओके, तो जब हम बी से ए जाएंगे, रिवर्स करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी होगा क्या? देखो जब हम रिवर्स करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच होगा। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है 15 किलो जूल पर मोल होगा और डेल्टा एच -10 है। तो जब वो फॉरवर्ड हो रहा था तब -10 था, जब हम रिवर्स करेंगे, बैकवर्ड करेंगे तो उसकी नेगेटिव जो होगी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर +10 किलो जूल पर मोल हो जाएगा डेल्टा एच। तो हम ऐड करेंगे 16 किलो जूल पर मोल देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द ट्रू अबाउट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बेंजीन टॉलिन। देखो बेंजीन टॉलिन सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में जो एंथैल्पी होता है या डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो 0 होता है। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये सिंपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी, सिंपल। 13 नंबर क्वेश्चन भी एक क्वांटम केमिस्ट्री का आइजन वैल्यू है जिसमें ऑपरेटर दे रखा है और 5m दे रखा है। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस जो आपको दे रखा है सिस्टम का इक्विलिब्रियम में, कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डिकम्पोज किया इक्विलिब्रियम में तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस देखने को मिल रही है। ओके, तो आपको बताना नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, फेज कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। सिंपल देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट और फेज, तो पहले हम फेज की हम बात करते हैं। जो फेज होता है, फेज यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 सॉलिड देखने को मिल रही है तो 2 सॉलिड यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और 1 गैस हो जाएगा। तो सिंपली कितने हो जाएंगे फेज? 3 फेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फेज 3 हो जाएंगे। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट जो आपको प्रोडक्ट में 2 कंपोनेंट देखने को मिले जो इंडिपेंडेंट है वो आपको 2 कंपोनेंट हो जाएगा। तो सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? C - P + 2। ओके, C कितने हैं? 2 - 3 + 2 मतलब कि 4 - 3 मतलब कि 1 आ जाएगा। मतलब ये है कि जो कंपोनेंट होंगे वो 2 हो जाएंगे, कंपोनेंट 2 हो गए, फेज 3 हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगी, 2 3 1। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, ए बाइनरी लिक्विड मिक्सचर शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये क्वेश्चन सिंपल रॉल्स लॉ सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। 12th का क्वेश्चन है, बहुत इजी है कि जब बाइनरी सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर जब हम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन जब आती है आइडियल के केस में तो वहाँ पर क्या होता है, इंट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल मतलब वाटर मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर में इंट्रैक्शन वीक होती है, और जब इंट्रैक्शन वीक होती है ना तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव ऑप्शन सी में है। और एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि ग्रेटर देन 1 हो जाती है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा, द सोल्युबिलिटी ऑफ Sb2S3 इन वाटर, जिसमें सोल्युबिलिटी आपको दे रखा है, आपको निकालना है KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जब Sb2S3 को हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो Sb+3 आयंस देखने को मिलेंगे और S2- आयंस देखने को मिलेंगे। इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 और 3 बैलेंस हो जाएगा। ओके, सोल्युबिलिटी आपको दे रखा है तो Sb+3 यहाँ पर सोल्युबिलिटी दे रखा है बट 2 स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 2 से मल्टीपल करेंगे 1 × 10⁻⁴ से तो आपको ये आएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर H2- का आएगा और KSP हमेशा प्रोडक्ट का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सिंपली जो स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है पावर में होता है और सारे इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, इसकी यहाँ पर पुट करना है और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। जैसे आप पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये सिंपल बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया गिवन द नॉन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन कैलकुलेट, आपको ई सेल निकालना है डैनियल सेल का जिसमें इनो सेल आपको दे रखा है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो यहाँ पर नॉन स्टिक इक्वेशन लगाना है, लेकिन नॉन स्टिक इक्वेशन बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रहा है। जब टेम्परेचर मेंशन ना हो तो आपको एज्यूम कर लेना है 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, बस अब जब 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है नॉन इक्वेशन का।
अब देखो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन आपको रिएक्शन दे रखा है, जिसकी कंसंट्रेशन भी दे रखा है, दोनों कंसंट्रेशन दे रखा है, कॉपर की भी दे रखा है, जिंक का भी दे रखा है। अब कुछ करना थोड़ी, फॉर्मूला का अब फॉर्मूला आपको पता लग गया, वैल्यू आपको पता हो चुका है, ई नोट सेल दे रखा है, कॉपर कंसंट्रेशन दे रखा है, जिंक का कंसंट्रेशन दे रखा है, सारे वैल्यू का पुट कर दो, आपको ई सेल देखने को मिल जाएगी 1.130 वोल्ट। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट स्टेटमेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इज एब्सेंट फॉर आइडियल गैस। देखो अब आइडियल गैस में क्या है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, एब्सेंट है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे नहीं। जब आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रेट मूव ऑन करेंगे, मतलब कि आपस में कोलाइड तो नहीं करेंगे बट स्टेट मूव ऑन करेंगे। जब स्टेट मूव ऑन करेंगे तो जो इफेक्ट करेगा इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन इसका आपका डी करेक्ट हो जाएगी। अब 19 नंबर की हम बात करते हैं, तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट फॉस्फोरेसिन्स का ट्रांजिशन स्टेट आपको बताना है। बहुत अच्छा है, ट्रांजिशन बताना है फॉस्फोरेसिन्स का। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है जेबलोंस्की डायग्राम का तो आप करोगे। यहाँ पर देखो फॉस्फोरेसिन्स है, ये क्या है, इसके ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रिपलेट से कहाँ जा रहा है, सिंगलेट में जा रहा है, सिंपल। तो ट्रिपलेट से सिंगलेट में जा रहा है, इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टू वंडरवॉल गैसेज हैव द सेम वैल्यू ऑफ बी बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो वंडरवॉल्स में अंदर में क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये तो फॉर्मूला होता है P प्लस ए स्क्वायर V अपॉन V माइनस बी होता है, इक्वल टू RT होता है अगर N1 हो तो। वंडरवॉल्स के अंदर में ए और बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ए को बोलते हैं और बी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ए है, सॉरी जो बी है वो सेम है बट ए डिफरेंट है। तो जब बी सेम है और ए डिफरेंट है तो उस केस में जो ए की वैल्यू होती है वो लार्जर हो जाती है विद ऑक्युपाइड लेसर वॉल्यूम से। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ट्रू कॉम्बिनेशन सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। सिंपल HACCP क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस मतलब सिंपल कॉपर सॉफ्ट एसिड है, H माइनस सॉफ्ट बेस है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए आपके पास D8 होना चाहिए। अब D8 होगा वहीं पर स्क्वायर प्लेनर होगा, वो भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तभी स्क्वायर प्लेनर होगा, अगर वीक फील्ड है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। देखो यहाँ पर कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट किस केस में है भाई, कोबाल्ट +2 का केस में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4:3 से यहाँ पर D7 का केस हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Zn+2 मतलब कि D10 के केस में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, खत्म। यहाँ पर देखो निकल +0 में है, निकल के जो ऑक्सीजन 0 में है, तो यहाँ पर 4:3D8 हो जाएगा, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी चांसेस कम है, बट यहाँ पर प्लेटिनम जो है निकल का पार्ट है, मतलब निकल फैमिली का ही है, तो यहाँ पर D8 का केस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोल्डीन जो है ना वीक लिगेंड फील्ड है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जब अगर मेटल 5D सीरीज का हो तो वहाँ पर जो अगर वीक फील्ड लिगेंड भी होता है ना तो बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो D8 केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन मत मारना, यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ बच्चे डी भी ऑप्शन कर सकते हैं लेकिन डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट पेयर सेम नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है। इस ऑप्शन बताना है किसमें सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होगा। देखो BrF3 और वाटर में आपको 2 लोन पेयर होता है, बेसिक आपको पता है। BrF3 का मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। देखो इसमें 3 फ्लोरीन अटैच है ब्रोमीन के अंदर में। ओके, ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सेम ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। 3 बॉन्ड बना रखा, कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 4 बचे। 4 का मतलब कितने, 2 लोन पेयर, इसके अंदर 2 लोन पेयर है और वाटर के अंदर भी 2 लोन पेयर है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होगा बट SF4 में 1 लोन पेयर होगा, नहीं होगा। वाटर में 2 लोन पेयर होगा, अमोनिया में 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका 23 का 1 मतलब ए करेक्ट हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग कटायन हैज हाइड्रेशन एनर्जी। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रेशन एनर्जी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ज का स्क्वायर अपॉन रेडियस का
हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का स्क्वायर होता है, लेकिन रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू चार्ज का स्क्वायर अपॉन रेडियस। अब यहाँ पर देखो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, और जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। ओके, तो यहाँ पर चार्ज सबसे कम है, ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा। लेकिन सी बी डी में मतलब चार्ज सेम है, तो हम रेडियस सबसे छोटा किसका है, इसका रेडियस सबसे बड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एल्युमिनियम और आयरन के केस में रेडियस सबसे छोटा एल्युमिनियम का होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा, I3 माइनस जो होता है इसकी शेप क्या होती है, लीनियर सिंपल शेप होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिल्वर हैलाइड इन सोलूबल वाटर में सोलूबल होता है या नहीं होता है, कौन सा सोलूबल होता है। देखो एक्चुअली मैं बता दूं बेसिक पॉइंट कि सिल्वर हैलाइड वाटर में सोलूबल नहीं होता, लेकिन AgF सोलूबल होता है। रीजन ये है कि F माइनस जो होता है वो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पानी में सोलूबल होता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, और जब साइज छोटा होता है पानी में सोलूबल हो जाएगा। लेकिन ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, ये नहीं हो पाता है। Cl का साइज बड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा हो, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पानी के अंदर में वाटर में सोलूबल होता है। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मास ससेबिलिटी और वॉल्यूम ससेबिलिटी। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, Xg इक्वल टू K/P, सिंपल। 28 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन फॉलो सिलेक्शन रूल। देखो सिंपल क्या होता है स्पिन में, सिलेक्शन रूल में डेल्टा एस अगर 0 है तो अलाउड हो जाएगा, और डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 है तो फॉरबिडन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन में 3 है, इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, वो 3 है। तो स्पिन मल्टीप्ली 2s + 1 होता है ना, तो इक्वल टू 3, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका भी 1 हो जाएगा। तो सिंपल डेल एस जो हो जाएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि स्पिन अलाउड है, तो ऑप्शन स्पिन अलाउड है। यहाँ पर भी 3 सेम है, ये भी स्पिन अलाउड हो जाएगा, ये भी 3 सेम है, ये भी स्पिन अलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं, 3 और 4 है, तो ये स्पिन अलाउड नहीं होगा। डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये फॉरबिडन होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगी, स्पिन फॉरबिडन। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि P2 और D2 का क्या बताना, माइक्रो स्टेट। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या होता है, सिंपल होता है किसी भी सबसेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करने की कैपेसिटी को बोलते हैं। जैसे p में क्या होता है, p सबसेल के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल्ड अप करेंगे, 6, तो ये n 6 होगा। r का मतलब ये हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करने की बोल रहा है। जैसे आप देखो P2 की बात करें तो P सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करने की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 होता है, 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है, 2, तो R यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 6 - 2 सिंपल आप कैलकुलेट करोगे तो 15 आ जाएगा P2 का माइक्रो स्टेट। अब D2 का कैलकुलेट करोगे तो माइक्रो स्टेट आ जाएगा 45, जिसमें आपको पता है कि n जो होगा 10 हो जाएगा, और 2 आपको पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करना है। ओके, तो आप 45 माइक्रोस्टेट D2 को हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज मोस्ट स्ट्रांगली। देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, जिसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होते हैं बस। अब देखो टाइटेनियम की हम बात करें तो टाइटेनियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, देखो टाइटेनियम कितने में, +3 में है ना, +3 में है। इसकी टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d2 होता है। ओके, अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे, अब 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी से, तो मतलब D1 हो जाएगा, और D1 अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब JDT को फॉलो करेगा। ओके, क्रोमियम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी के हिसाब से, तो क्रोमियम कितने में, +3 में है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 3d5। 1 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, मतलब 3 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा S1 से, ठीक है। अब बाकी 2 जाएंगे D2 से, D5 से, तो D3 बचेगा। तो ये एक सिमेट्रिकल है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। कॉपर में देखोगे तो कॉपर +2 में है, तो इसका मतलब D9 का केस बन रहा है, और D9 का केस में स्ट्रांगली अनसिमेट्रिकल शो करती है, मतलब इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डेल ओ इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सिंपल आपको CFSE वैल्यू निकालना, मतलब कि एनर्जी ऑर्डर बताना है। देखो एनर्जी ऑर्डर हम कम्प्लेक्स को निकालते थे, लेकिन यहाँ पर लिगेंड दे रखा है, तो अब मैं बताता हूँ कि लिगेंड जो होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसकी एनर्जी CFSE एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो
साइनाइड की एनर्जी तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो बी और सी तो होगा नहीं, सॉरी बी और डी तो होगा नहीं, साइनाइड सबसे ज़्यादा होगा, इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, उससे कम अमोनिया होगा, उससे कम वाटर होगा, और लास्ट में कोल्ड्रीन होगा। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साइनाइड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ओके, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर XeF4। पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया है तो 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे और आपको 4 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे। सिंपल क्या है, 2 लोन पेयर है और आपको 4 बॉन्ड पेयर है, सिंपल। ओके, लेकिन ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड पेयर होगा वो पूछना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी हम बात करेंगे तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितने हैं भाई, 2 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, 4 हैं, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपको बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो जाएंगे और लोन पेयर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 33 नंबर क्वेश्चन पूछे, विच ऑफ द नोबल गैस फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लोरीन एग्जिबिटिंग पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सिंपल, जेनन होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कॉम्प्लेक्स में कि जेनन जो होता है फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो द मैग्नेटिक मोमेंट Jd+3 आपको निकालना है, आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट Jd+3 का, मतलब गैडोलियम का। देखो एक्चुअली देखो गैडोलियम जो होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनन 4f7 5d1 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन 3 निकलेंगे, 4f7 होगा और 4f7 जो होंगे वो उसके अंदर में 7 इलेक्ट्रॉन सिंगली इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो आपका 7.9, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा, हेप्टिसिटी पूछा गया किसका, साइक्लोपेंटाडाइनाइल का, मतलब सीपी का, इस कॉम्प्लेक्स का, फेरोसिन का। तो आपको बेसिक पता है कि सीपी का जो हेप्टिसिटी होती है वो 5 होती है, बेसिक है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉपर कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन। देखो बहुत इजी है, बायोऑर्गेनिक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हेमरिथिन के अंदर में आयरन प्रेजेंट होता है, मेटल, चलो ये नहीं होगा। साइटोक्रोम के अंदर में भी आयरन प्रेजेंट होता है, मेटल, ये भी नहीं होगा। रुब्रिडॉक्सिन के अंदर में भी आयरन प्रेजेंट होता है, मेटल, ये भी नहीं होगा। हेमोसाइनिन के अंदर में कॉपर प्रेजेंट होता है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 37 नंबर की हम बात करते हैं तो विच मेटल आयन प्रेजेंट एक्टिव साइड कार्बोनिक अनहाइड्रेस। देखो सिंपल है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस के अंदर में जो मेटल प्रेजेंट होती है वो मेटल क्या होती है, जिंक मेटल प्रेजेंट होता है, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज लेंथेनाइड एलिमेंट। देखो लेंथेनाइड एलिमेंट, सिंपल क्वेश्चन पूछा, पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है इसमें लेंथेनाइड एलिमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी एलिमेंट का आइडिया हो आंसर कर दोगे। पीए जो है इसका नाम जो होता है थोड़ा लंबा नाम है, तो इसका जो एक्चुअली पीए जो होता है एक्चुअली ये क्या होता है, एक्टिनाइड्स होता है। एनबी जो होता है यही तो लेंथेनाइड होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इरिडियम क्या होता है, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट है। एनबी क्या होता है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है। तो आपको लेंथेनाइड आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बीच में, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, कोल्डीन। और आपको पता है नॉर्मल आपको याद होगा पीरियडिक टेबल में कि सबसे हाईएस्ट मतलब पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, पीरियडिक टेबल में कोल्डीन की होती है, सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आपने बचपन में रट्टा मारा होगा कि पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, आंख बंद करके। उसी तरह से सबसे ज़्यादा पीरियडिक टेबल के अंदर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर थोड़ा मतलब कि नॉलेज है, अगर आपको याद भी है ना, तो बी और डी ऑप्शन आप कट कर दोगे, ऑप्शन ए और सी में होगा। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऐड करने की कैपेसिटी होती है और उसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर देखो कि द एनर्जी रिलीज व्हेन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कैपेसिटी होती है, ताकत होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वहाँ पर एनर्जी क्या होती है,
रिलीज होती है। और बेसिक पॉइंट यहाँ पर जान लेना कि पीरियोडिक टेबल के अंदर में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। यही बेसिक याद रखना। तो कोल्ड्रीन यहाँ पर होता है तो सिंपली क्या होता है, फोल्ड्रीन होता है, कोल्ड्रीन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए हमारा इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होना चाहिए ना, तो फोल्ड्रीन का ज़्यादा होना चाहिए फिर कोल्ड्रीन से। फिर कोल्ड्रीन का क्यों हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, फोल्ड्रीन के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2p5 होता है। कोल्ड्रीन के अंदर भी 2p5 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर फोल्ड्रीन के अंदर गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि फोल्ड्रीन की साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करें तो यहाँ पर रिपल्सन जनरेट होता है, रिपल्सन होने लगती है। और जहाँ पर जब रिपल्सन होता है तो इसकी एनर्जी जो कम हो जाती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी कम हो जाती है कोल्ड्रीन से। तो यहाँ पर कोल्ड्रीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर फोल्ड्रीन की होगी, और उसी सेम केस यहाँ पर सल्फर का होगा ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। सेम केस हो जाएगा, साइज का मैटर, रिपल्सन का मैटर। ओके, इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी आपको एप्सिलॉन नॉट टाइपिकल डीडी ट्रांजिशन। ये आपको डेटा को याद रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा को बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रांजिशन से डीडी ट्रांजिशन जो होते हैं वो इंटेंसिटी वीक होते हैं, और पाई से पाई स्टार और एन से नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार मॉडरेट होते हैं, और चार्ज ट्रांसफर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटेंसिटी जो आपको क्वेश्चन पूछा है डीडी ट्रांजिशन का, तो डीडी ट्रांजिशन जो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी जो रेंज होता है वो 10 से लेके 100 लीटर पर मोल सेंटीमीटर इनवर्स 1 होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही पर क्वेश्चन था जो मैंने 40 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में तुरंत आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले कट ऑफ के बारे में। देखो कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो जितना मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया और मैंने एनालाइज किया तो मैंने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बनाया, तो जनरल कैटेगरी वाला बच्चे को कट ऑफ जो रहने वाली है 50+। अगर किसी बच्चे को 50 बन रहे हैं या 50+ बन रहे हैं तो चांसेस हैं उनके सिलेक्शन होने की जनरल में, एमयू के अंदर में। ओके, ओबीसी बच्चे देखने के बाद ध्यान देने, ओबीसी वाला बच्चे अगर आपको 45 बन रहे हैं या 44 भी बन रहे हैं तो भी चांसेस हैं आपकी सिलेक्शन होने की। SC ST वाला बच्चे ध्यान दे, अगर 35 बन रहे हैं, 35+ बन रहे हैं तो भी चांसेस हैं मतलब सिलेक्शन होने की। अगर जो बच्चे इंटरनल स्टूडेंट हैं, जो एमयू के बच्चे हैं, जो पहले वहाँ से बैचलर करके बैठे हैं, तो उनकी बात हम कर रहे हैं, तो उनके अगर 45+ बन रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनल वाले बच्चे को रिजर्वेशन पहले मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैं बताया हूँ आपको, जो भी डेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो तक आपको कुछ सीखने को मिले होगी, काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सोल्व हुआ होगा, तो आपको कट ऑफ से काफ़ी कुछ आइडिया लगी होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करना और जो नए चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।